हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं उसके पीछे मुख्य कारण है कि बीपीएससी के तरफ से आप लोगों को सूचना दी गई है कि विभिन्न परीक्षाओं का रिजल्ट मुख्य परीक्षा का कब जारी किया जाएगा। और ख़ास करके इंटरव्यू को लेकर जो लोग सजग हैं, मैं पहले भी बताया हूं कि इंटरव्यू का भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी में, ख़ास करके क्योंकि बीपीएससी में आप देख रहे होंगे कि मार्क्स जो हैं, चाहे आपको सीडीपीओ का हो तो 900 अंक का है परीक्षा, और इसमें चांस जो रहते हैं कि 440 से 450 जो मानकर चला जा रहा है कि कट ऑफ है इसी के रेंज में। तो इसमें अगर आप 85 कर लेते हैं प्लस या फिर 80 प्लस कर लेते हैं तो आपके सफलता के चांस काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। दोस्तों, यही कमोबेश स्थितियाँ आपको डीपीआरओ में भी देखी जा सकती है। डीपीआरओ में जो है आपको मेंस परीक्षा जो है 800 नंबर का हुआ है। इसमें कटअप का रेंज आप मान कर चल सकते हैं 400 के आसपास, 410। और इसमें इंटरव्यू है 100 अंक का। अगर यहाँ पर 70-75 आप ले आते हैं तो आपको सफलता के चांस काफ़ी प्रबल हो जाएंगे। तो इसीलिए इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी ज़रूरी है। चाहे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रिजल्ट आया उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल है इंटरव्यू का, ठीक है। 100 अंक का इंटरव्यू है, लेकिन 100 में अगर आप जैसे ही 70 प्लस होते हैं आपके सफलता के चांस काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। अब देखिए, इंटरव्यू जो है इसको तैयार कैसे किया जाए, इसको लेकर चुनौतियां हैं कि इंटरव्यू तैयार कैसे किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंटरव्यू में आपको किसी भी नोट्स को, किसी को बुक को पढ़कर आप नहीं तैयार कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि इंटरव्यू आपके मौलिक पक्षों का जांच करता है, और मौलिक पक्ष में कौन कौन से आयाम हैं इसको समझना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, आपको व्यक्तिगत स्तर पे चीज़ों को तैयार करना, और इसमें व्यक्तिगत में आपको बता दिया गया है 10वीं, 12, स्नातक, किस संस्थान से आपने किया, ठीक है। और अगर वो संस्थान किसी व्यक्ति के नाम पे प्रसिद्ध है तो उसके बारे में भी जानकारी आपको पूछा जा सकता है। मान लेते हैं कि आपने ग्रेजुएशन तिलका मांझी संस्थान से किया है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से किया है, तो तिलका मांझी का नाम पूछा जा सकता है कि क्या रहा, मूल नाम उनका क्या था, और उनके बारे में गतिविधियाँ कि आंदोलन का क्षेत्र उनका कहाँ था, किस वृक्ष के नीचे उनको फांसी दिया गया। तो ये संबंधित जानकारियाँ जो व्यक्तिगत स्तर पे आपके जो डिग्री हैं लिए गए उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। 10th के अंक भी पूछे जा सकते हैं, 12 के भी, स्नातक के भी। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जिला लेवल पे आपके ज़िला किन किन ज़िला के सीमा को टच करता है, फिर आपके ज़िले का किस प्रमंडल का भाग है आपका ज़िला, आपके प्रमंडल में कुल कितने ज़िले आते हैं। तो ये प्रशासनिक अप्रोच पे आपके डीएम कौन है, एसपी कौन है, ज़िला में आपका रिसोर्स क्या है, आर्थिक रिसोर्स क्या है आपके ज़िले का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आर्थिक के अलावा सांस्कृतिक कोई महत्वपूर्ण चीज़ है आपके ज़िला में, ये पूछा जा सकता है। भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित प्रश्न किया जा सकता है। इसी तरह आपको राज्य के संदर्भ में, राज्य सरकार की योजना के संदर्भ में प्रश्न किया जा सकता है। फिर आता है महत्वपूर्ण कड़ी आपका परिस्थिति जन्य प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ये नंबर का डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है उनका, आपके जो मौलिक पक्ष हैं, निर्णय क्षमता हैं, या फिर आप में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, इसका आकलन करना। तो इन आधार पर
यहाँ तक है, ये फैक्ट है, ठीक है। फैक्ट के आधार पर आपके मौलिक और प्रशासनिक पक्षों की जानकारी सही ढंग से नहीं ले जा सकते कि आप में डिसीजन मेकिंग कैसा है, क्षमता। तो ये सभी चीज़ें तो पूछी जाएगी, इसको आपको अच्छे ढंग से रखना है, क्योंकि यहाँ अगर गड़बड़ हुआ तब इंटरव्यू आप जो है कि मेंटेन ही नहीं कर पाए, मतलब है कि आपका बेसिक ही गलत है। तो यहाँ तो सुधार करना ही है। लेकिन जब इस पार्ट में वो आते हैं, जो सेकेंड एरिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड एरिया कौन सा है? जिसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको समसामयिक विवादित मुद्दे होंगे, ठीक है। ये जो एरिया है इसमें आपको विषय संबंधी प्रश्न होंगे, ग्रेजुएशन का विषय या फिर जो ऑप्शनल विषय आपने लिया है, कम से कम बेसिक जानकारियाँ, और जो खास करके जो वैसी जानकारियाँ जिसका यूटिलाइज आप करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है किसी बच्चे का, तो वर्तमान अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन, उसकी चुनौतियों से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी अधिक है, उसके पीछे क्या कारण है, रूस यूक्रेन युद्ध का आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है विषय के संबंध में। अब यहाँ पर है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है आपको कि आप किस रेंज में जा रहे हैं। रेंज का मतलब क्या हुआ कि ये डिसाइड करेगा। यहाँ तक अगर आप सस्टेन कर लिए, सब चीज़ अच्छे ढंग से बता दिए, तब ठीक है, आपको 50 से 60 नंबर आपको बैठ रहे हैं। लेकिन इस पोर्शन पे डिसाइड होगा कि आपके अंक जो हैं वो आपको 80 से 90 जाने वाले हैं या नहीं। अब इतना वैज्ञानिक आधार कैसे मापा जा सकता है कि अंक देने का यही है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक होता है फैक्ट। आयोग में बहुत बार आप सुनते होंगे कि बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे जवाब दे दिए। मतलब अच्छे जवाब मतलब क्या हो गया कि 20 क्वेश्चन था, 18 क्वेश्चन का जवाब उन्होंने सही दिया, लेकिन 2 क्वेश्चन जो सिचुएशन वाला था उसका सही ढंग से उन्होंने जवाब नहीं दिया, और नंबर कितना आया? 60 और 62। तो इस तरह के अंक क्यों मिले? रीज़न है कि फैक्ट से किसी व्यक्ति के निर्णय क्षमता की जानकारी हमें नहीं मिलती है, नेतृत्व करने की क्षमता की जानकारी नहीं मिलती है। और उसके लिए क्या चाहिए हमको? विवादित मुद्दे। उसके लिए क्या चाहिए? सिचुएशनल मुद्दे। तो ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। एक और बात, इंटरव्यू जो है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर बीपीएससी में इंटरव्यू कितने मिनट का होता है? तो इंटरव्यू आप लोगों का लगभग संभावना जो होती है 10 मिनट से लेकर 15 से 20 मिनट तक भी इंटरव्यू चल सकता है। अब यहाँ पर है कि क्या इतने कम समय में कोई परीक्षक एक व्यक्ति के सारे प्रशासनिक मापदंडों को माप सकता है? बिल्कुल, यह प्रश्न आपका वाजिब है, लेकिन ऐसा जो परीक्षण है वो करने का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यही है कि जिस पद पर आप जाना चाहते हैं उस पद के संदर्भ में आपके अंदर पूर्व में दक्षता है या नहीं, प्रशासनिक निर्णय लेने की दक्षता है या नहीं, इस आधार पर ही इसका आकलन किया जाता है। अब देखिए, अभी जो रिजल्ट आया है प्रोजेक्ट मैनेजर का, बात तो हम कर लिए हैं, सीडीपीओ के संदर्भ में भी बातें हुई है, पहले डीपीआरओ के संदर्भ में भी बातें हुई है। अब करेंट रिजल्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर का। क्या पैमाना हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर का जो आपको आकलन किया जाएगा? इसमें जो आकलन जो किया जाएगा उसमें देखिए विभिन्न मानकों को ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो वर्क है वो उद्योग से जुड़ा हुआ होगा मेनली। तो यहाँ पर जो परिस्थिति जन्य प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपको मेनली उद्योग की संभावना से, बिहार में किन किन उद्योगों की संभावना है,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से किस किस बेल्ट में हो सकते हैं? पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है। प्रोजेक्ट का निर्माण करना किसका पार्ट है दोस्तों? पॉलिसी मेकिंग। मतलब क्या? आपको पहले नीति का निर्धारण करना होगा। नीति निर्धारण, जब आप नीतियां बनाएंगे, प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है? नीति का निर्धारण। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा? नीति के संदर्भ में जो जो समस्या हैं उसका पूर्व में आकलन करना। का पूर्व आकलन, जो समस्या हैं, जो चुनौतियां उभर सकती है। अब चुनौतियां कहां कहां उभर सकती है? चुनौतियां हो सकता है कि आपकी नीति के कारण बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाएं। उद्योग आप खोलना चाह रहे हैं, वहाँ पर लोगों का रिसोर्स घट सकता है। हो सकता है एग्रीकल्चर आधारित बेल्ट हो, वहाँ पर आप उद्योग लगा दिए तो वहाँ कृषि का जो उपजाऊ क्षमता है वो भी, उसका भी क्षरण हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री जब लगेगी तो हो सकता है ग्रास रूट लेवल जो जल है वो भी उसका स्तर नीचे जाए। तो ये समस्या जो होगी, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। फिर आपको देखिए, भागलपुर में क्या हुआ? पुल गिरा है हारफान। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि निजी कंपनी के द्वारा भी फेल्यूर हुआ है, तो इससे संबंध में भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावे जो आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो काफ़ी चर्चा के विषय हैं, जैसे मणिपुर प्रकरण, जातिगत जनगणना, पत्रकारिता का गिरता स्तर, पहलवानों का जो मुद्दा था, इससे संबंधित आपके क्या हैं? कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जो करेंट के मुद्दे हैं, ज्ञानवापी प्रकरण, बुलडोजर नीति सही है या गलत है। तो ये सब जो क्वेश्चन हैं, ये सारे 3 महीने के जितने भी विवादित इशू हैं, इसमें कैसे जवाब देना है, ये सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया गया है। और इसमें जुड़ के पहले आपको काम करना होगा। जैसे कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कराया जाना कहाँ तक उचित है। अब ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो लड़के असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम सरकार के निर्णय की आलोचना करें या ना करें। तो सारा चीज़ इसमें बताया गया है, क्योंकि सरकार के नीति का आलोचना आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। एक प्रशासक के क्षेत्राधिकार का ये मैटर नहीं बनता है। तो निश्चित रूप से चूंकि आप भविष्य में प्रशासक बनने वाले हैं, तो तटस्थता और अनामता के नीतियों का आपको पालन करना होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपको काम अभी शुरू कर देना है। तो जो भी लोग, मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि अभी से काम आप लोगों को शुरू करना है चीज़ों पे। जो लोगों का मेंस बेहतर गया है 67 में, ऑडिटर में, तो वो लोग जुड़ सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के। जो CDPO, DPRO, प्रोजेक्ट मैनेजर के लोग हैं, वो लोग डायरेक्ट, अब एडमिशन चल रहा है, नामांकन करा लीजिए, कल भी क्लास है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं। और पहले के जो वीडियो हैं उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेना है कि 10-12 मिनट के अंतराल में जो आपका परीक्षण किया जाएगा इंटरव्यू को लेकर, उसमें जो अंक डिसाइड होंगे वो आपके बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप एंट्री करते हैं, आपके संबोधन करने का तरीका कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा आपका रहता है, आपका कॉन्फिडेंस का स्तर क्या है, आपके बोलने के तरीके कैसे हैं, इन सारे मापदंडों का उसमें आकलन किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जिनको जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर
7004291557 पे या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू टीम के साथ। निश्चित रूप से हमारी संस्थान ने विगत वर्षों में 3 बार इंटरव्यू टॉपर बीपीएससी में देने का काम किया है। उसके अलावे बीपीएससी की प्रतिष्ठित एग्जाम एमवीआई के भी इंटरव्यू टॉपर देने का काम हमारी संस्थान ने किया है। इसके अलावे ईएसआई में और फिर टीचर की जो भर्ती होती है, खास करके नवोदय विद्यालय या फिर आपको केवीएस में, इसमें भी इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से काम हमारी संस्थान कर रही है। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग संस्थान से जुड़ेंगे वो बेहतर करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि हम इंटरव्यू पे जो है कि आपको एक्टिंग करने का काम नहीं करते हैं कि वीडियो लगा दिए चला दिए, वो सब यहाँ नहीं होता है। इंटरव्यू में कैसे आप कार्यदक्षता में सुधार करें, कैसे आप वहाँ बेहतर इंटरव्यू दें, इसके लिए संपूर्ण तैयारी रैंकर्स व्यू में कराई जाती है। तो जुड़ सकते हैं आप हमारी टीम के साथ और आगे भविष्य में आपका इंटरव्यू बेहतर हो, इसकी शुभकामना के साथ फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।